हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आप लोगों की बीपीएससी की टीआरई 4 की तैयारी कैसी चल रही है। आई होप अच्छी ही चल रही होगी। तो इस तैयारी को थोड़ा सा और भी आसान बनाते हैं एनसीईआरटी बुक सीरीज के साथ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। तो अब हमारे चैनल पे एनसीईआरटी की एक कंप्लीट सीरीज जो है स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे आपको क्लास 9 से लेकर के 12 तक के सभी सब्जेक्ट के जो है चैप्टर वाइज क्लास देखने को मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी चीजों को समझने में, तैयार करने में। क्योंकि एनसीईआरटी से जो है सिर्फ एक ही एग्जाम में नहीं, मतलब कि बीपीएससी या टीचिंग के एग्जाम में नहीं, बल्कि जो है केवीएस हो गया या रेलवे हो गया और भी जितने वन डे एग्जाम्स हैं, उन सभी में जितना ज्यादा क्वेश्चन जो है ज्यादातर एनसीईआरटी से ही आ रहा है। तो इसलिए हम अपने चैनल पे एनसीईआरटी की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपकी तैयारी में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। हमारे चैनल पे आपको जो है बीपीएससी टीआरई 4 की प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगी। आप हमारे चैनल पे आकर के उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं और प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्लास। हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी की बुक, जो कि पहला चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति। इसमें भारत के आकार और स्थिति के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्थिति से। स्थिति क्या है? भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध। आइए देखते हैं कैसे पता कि ये उत्तरी गोलार्ध में है। तो ये जो हमारी है, ये हमारी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री की, ठीक, जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में लगभग बांटती है। इसे ऊपरी भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। तो भारत अब देखिए कहाँ स्थित है। तो भारत ये हमारा स्थित है, यानी कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। अब कितने अक्षांश पे ये है? तो मुख्य भाग इसका, मतलब जो भूमि का भाग है, मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक है। यानी पहले तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं जान लेते हैं। ये जो रेखाएं हैं, ये वाली जो पट रेखाएं इस तरह से, ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं। और जो इस तरह से ऐसे खड़ी हैं वो देशांतर है। ये अक्षांश है, अक्षांश रेखाएं, और ये वाली जो है ये देशांतर है। ठीक है, अब ये बता रहा है कि कहाँ से है। तो ये जो इसका ये वाला पॉइंट है कन्याकुमारी का, जो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है। और ये जो जम्मू कश्मीर और उसके एकदम लास्ट वाला जो पॉइंट है, ये कहाँ ख़त्म होता है? तो ये 37 डिग्री 6 मिनट पे ख़त्म होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको कि याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ से एग्ज़ाम में बीपीएससी में क्वेश्चन जो है ज़्यादातर पूछ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अब देशांतर देखते हैं। तो 68 डिग्री और 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। यानी ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये 0 डिग्री का देशांतर है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये वाला जो चीज़ है इसका, यहाँ ये वाला कहाँ है? ये वाला जो भाग इसका है, ये कौन से डिग्री का है? तो ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट हो रहा है। और ये वाला लास्ट पॉइंट इसका जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ठीक है। कर्क रेखा 23 डिग्री, अभी देख लेते हैं कर्क रेखा का क्या साइज है। तो कर्क रेखा का है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। तो अब जो है कर्क रेखा यहाँ से कहाँ से गुजरती है? 23, 8 से स्टार्ट हो रहा है तो 23 लगभग यही हमारा बीच में आएगा। ये बीच में हमारा 23 लगभग आएगा। तो कर्क रेखा क्या कर रही है? भारत को जो है लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। आगे पढ़ते हैं। मुख्य भूभाग के दक्षिण में, एक मिनट, थोड़ा सा पेन का हमारे जो ना साइज ठीक नहीं आ रहा है। हाँ, ये ठीक है।
मुख्य भाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। दक्षिण पूर्व कहाँ है? तो ये भारत है। अब भारत का दक्षिण भाग लेंगे तो नीचे और पूर्व लेंगे तो ये, यानी ये वाले साइड में, इस साइड में क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और बंगाल की खाड़ी। तो यहीं पे जो है बंगाल की यहाँ पे ये खाड़ियाँ भी स्थित होती हैं। आगे है दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये जो है अरब सागर में। तो ये इस साइड जो है अरब सागर होता है और यहाँ पे लक्षद्वीप समूह स्थित है। आगे है एक नोट इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु, इसे भी अंडरलाइन कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है पूरा ही। भारतीय राष्ट्रसंघ का दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, जो कि 2004 में सुनामी के कारण लहरों में जलमग्न हो गया। मतलब सुनामी आई और वो क्या हो गया? डूब गया। आगे देख लेते हैं। अब इसका भौगोलिक क्षेत्रफल जो है कितना है? 2.4% है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 2.4% है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये नीचे दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन सा देश है? तो ये 7 नंबर का बड़ा हुआ देश, सबसे बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ जो है 7,516.6 किलोमीटर है। मतलब कि अंडमान निकोबार, मतलब जो जलमग्न द्वीप हैं या जल में हैं, उन्हें छोड़ दें, मुख्य स्थल सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर है और समुद्री सीमा में अंडमान निकोबार को भी, लक्षद्वीप को भी ऐड कर दे तो 7,516.6 किलोमीटर है। आगे है भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। वलित पर्वत मतलब नवीनतम, मतलब तो नया होता है। वलित पर्वत मतलब एक के ऊपर एक, परत दर परत होता है। तो कौन सा पर्वत है? तो वो हिमालय पर्वत है, क्योंकि जो उत्तर में है उसके उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्व में वही है। अभी हम आपको इसको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो है ये पूरा क्या है? ये हिमालय ही ना है, यहाँ से ये पूरा हिमालय ही तो है। तो ये इसको दिखा रहा है। आगे देखते हैं। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। अब कैसे ये चौड़ा है और सकरा होता गया, इस चीज़ को देख लेते हैं। तो देखिए 22 डिग्री जो है ये 20 डिग्री तो दे रहा है, यानी इसके बाद ये हमारा 20 के बाद नीचे आता है 22। तो देखिए यहाँ से जो है धीरे धीरे यहाँ तक तो ठीक है, 1 मिनट, यहाँ तक तो ठीक है, इक्वल एकदम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही अब यहाँ से नीचे आना शुरू होते हैं 20 ये है 20 से पहले, यहीं से देखिए धीरे धीरे ये क्या हो रहा है? सकरा होता जा रहा है, नीचे एकदम पतला हो गया है। तो यही चीज़ दिखाया गया है कि नीचे जो है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश हिंद महासागर की ओर सकरा होता चला जाता है। इसके पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। आगे दिया हुआ है कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री का है। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं जो हैं उनका विस्तार लगभग 30 डिग्री का है। अब यहाँ नक्शे में आप देखेंगे तो जैसे लगता है ना कि लंबाई चौड़ाई इसकी अलग अलग है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, लंबाई और चौड़ाई एकदम बराबर ही है, 30 डिग्री में फैली हुई है। आगे है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, 2 घंटे का अंतर है। कहाँ से? गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक मान्योत्तर माना गया है। अब 82 डिग्री को मानक मानोत्तर क्यों माना गया है, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ से ये रही, ये मानक मानोत्तर रेखा इसकी है। 1 मिनट, थोड़ा सा फिगर को छोटा बनाते हैं यहाँ। अब यहाँ पे देखिए, अब इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे कि मानक मानोत्तर ये कैसे है। अब
यहाँ पे दिया हुआ है चूँकि कि 2 घंटे का अंतराल होता है। कहाँ से? गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कुछ यहाँ पे आता है इस साइड में, यहीं के आसपास, और गुजरात यहाँ से यहाँ तक में कितने जो है देशांतर का अंतर हो जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है समय 2 घंटा 2.5 घंटा ज़्यादा रहता है। यहाँ पे सुबह 4:30 पे अगर सूरज निकल जाता है तो यहाँ पे 6, 6:30, 7 बजे के लगभग जो है सूर्य उदय होता है। तो इस वजह से इसका कारण जो है, इसी वजह से हम लोगों ने मानोत्तर रेखा ले ली है, मतलब ये बीच वाली ले ली है। किसको? इस टाइम को मैनेज करने के लिए, कि हर जगह जो है समय बराबर रहे, भले ही सूर्य जो है थोड़ा लेट उदय हो या थोड़ा अस्त हो, लेकिन समय दोनों जगह का इक्वल हो। हम चाहते तो यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ भी मानोत्तर ले सकते थे, लेकिन नहीं, ये मिडिल पॉइंट है। मिडिल पॉइंट कैसे? क्योंकि देखिए, भले ही इस साइड का भाग जो है सकरा है, लेकिन इस तरह से लेंगे तो ये पूरी इतनी लंबी है और इस लंबी लाइन की मिडिल बिंदु ये आ रही है, तो हमने इसीलिए इसको लिया हुआ है। ठीक है, अब इसे थोड़ा इरेज कर देते हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। आगे दिया है कि उत्तर में मान्यता है जो कि उत्तर में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ये कहाँ से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। दिन और रात की अक्षांश उत्तर से दक्षिण, यानी यहाँ से यहाँ तक में जो है दिन और रात में इसका प्रभाव जो है पड़ता है। मतलब यहाँ जो है सूर्य अक्षांश के वजह से भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सूर्य की किरणें जल्दी आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि ये मानकोत्तर जो ये समय रेखा है, ये वाली यहाँ पे है, कन्याकुमारी यहाँ है और ये यहाँ है। तो देख रहे हैं बीच में कितनी गैपिंग हो जा रही है। तो इस वजह से सूर्य की लाइट यहाँ जल्दी पड़ेगी, यहाँ जल्दी पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी, यहाँ आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो दिन रात का जो है इसीलिए बड़ा और छोटा हो जाता है। ये तो हो गया। अब आगे पढ़ते हैं भारत विश्व में। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। अब देखिए, ये एशिया महाद्वीप ये पूरा है। अब इसके पूर्व मतलब इस साइड में, ये हमारा पूर्व इधर होता है, तो पूर्व और पश्चिम, यानी कि ये पश्चिम में, तो ये पूरा एशिया के पूर्व और पश्चिम में जो है क्या है, स्थित है। आगे है एशिया के पूर्व और पश्चिम में स्थित है। उसके बाद फिर है भारतीय एशिया है, हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोप देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। मतलब कि इसकी स्थिति देखिए, ये इस पॉइंट से, एक मिनट, ये इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो है देशों को आपस में क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है ना। और इसकी जो स्थिति है वो सबसे अनोखी है। तो इस वजह से इसके आसपास का जो ये महासागर है वो हिंद महासागर जो है भारत के नाम पर ही पड़ा है। ये एक ऐसा महासागर है जो कि पहली बार किसी देश के नाम पे पड़ा हुआ है। आगे है सन 1869 में, एक मिनट इसको थोड़ा, सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किमी कम हो गई है। तो ये भी टॉप पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसे भी हम अंडरलाइन कर लेंगे। अब देख लेते हैं भारत जो है कौन से नंबर पे आता है। मतलब सबसे पहले जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। उसके बाद कनाडा है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद भारत है। मतलब भारत जो है ऑस्ट्रेलिया से भी छोटा है, लेकिन यहाँ इस समय ये नंबर 1 की जनसंख्या पे है। और देख लेते हैं आगे दिया हुआ है भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क पुराना है। ठीक है, जल मार्गों से जो है ये भारत जुड़ा हुआ था।
आगे पढ़ लेते हैं। भारत के पड़ोसी देश, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि भारत के पड़ोसी देश, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे है, अच्छा एक चीज़ ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, हम लोग इसको जान लेते हैं कि सन 1947 में पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य हुआ करते थे। कौन कौन से? प्रांत और रियासतें। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानक स्वायत्तता से किया जाता था। पहले राज्य नहीं होते थे, पहले प्रांत और रियासतें 2 होया करती थी। अच्छा, अब देखते हैं भारत का ये पड़ोसी चीज़ तो बता दिया। अब देख लेते हैं भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ हैं। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। तो ये देखिए, ये हमारा उत्तर ऊपर का हिस्सा हो गया उत्तर का, और ये पश्चिम का। तो देख रहे हैं, ये अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान। तो उत्तर पश्चिम में भारत से कौन है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश है। ये देखिए, पूर्व में यहाँ पे म्यांमार हो गया और ये बांग्लादेश जो है, ये म्यांमार के बाद ये चीज़ जो होता है ये बांग्लादेश है। यहाँ देख रहे हैं भूटान है, नेपाल है, तिब्बत है और ये चाइना। तो ये पूरा जो है घिरा हुआ है, इसके पड़ोसी देश हैं। नेपाल भूटान पूर्व में साथ है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ना, ये देखिए बांग्लादेश कितना अच्छे से दिखा है। यहाँ पे बांग्लादेश हो गया और ये पूरा जो है म्यांमार ये हो गया। यहाँ भूटान है, यहाँ नेपाल है, चीन है। इधर जो इसके पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। और जल की बात करें, मतलब जली सीमा से लगा हुआ, तो यहाँ देखिए श्रीलंका है और यहाँ ये मालदीव है। अगर पूरे देश की बात करें तो कितने हो जा रहे हैं? 8 हो जाते हैं। 1 2 3, ये 4, ये 5 6 और ये 7। मतलब 7 तो स्थलीय सीमा से लगे हैं, लेकिन जली की बात करें तो श्रीलंका 8 हो जाएगा, मालदीव 9। टोटल 9 देश लगे हुए हैं। आगे देखते हैं। यहाँ से दक्षिण में समुद्र पार पड़ोसी 2 द्वीप हैं, यही बात लिखी हुई है। और अब बस, यानी भारत की स्थिति के बारे में बता दिया है इतना। अब हम इसमें कुछ बातें या कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो हम उसको नोट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि नोट कर लेते हैं, जैसे कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो आइए इसको देख लेते हैं कि कर्क रेखा जो है कहाँ कहाँ से गुजरती है भारत के। ठीक है, तो आइए देखते हैं कर्क रेखा। देखिए, सबसे पहले तो गुजरात से गुजरती है, तो पहले नंबर पे। उसके बाद राजस्थान, देख रहे हैं यहाँ पे कुछ भाग जो है ये राजस्थान का भी है, तो ये राजस्थान से भी गुजर रही है। मध्य प्रदेश से जा ही रही है। उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद ये छत्तीसगढ़ 4 नंबर पे आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ से झारखंड से भी जा रही है, तो ये हमारा 5वां नंबर हो गया। झारखंड से बाद पश्चिम बंगाल देख ही रहे हैं, ये 6वां नंबर हो गया। उसके बाद त्रिपुरा से भी जा रही है, तो ये 7 नंबर हो गया। त्रिपुरा के बाद 8 मिज़ोरम से जा रही है, तो ये हमारा मिज़ोरम हो गया। तो टोटल कितने कर्क रेखा कितने जो है राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है। अब देख लेते हैं भारतीय मानक समय रेखा जो है वो कितने राज्यों से एक मिनट, भारतीय मानक समय रेखा जो है ये कितने राज्यों से गुजरती है, तो हम लोग यहीं लिख लेते हैं इसको भी यहीं पे। इसका कलर चेंज कर दे, तो भारतीय मानक समय रेखा
कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। किन किन राज्यों से? तो पहले नंबर पे मिर्ज़ापुर से। दूसरे नंबर पे हमारा आ जाएगा यूपी से, उत्तर प्रदेश। तीसरा जो है मध्य प्रदेश, एमपी। चौथा जो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ और पांचवा जो है आंध्र प्रदेश। और मतलब एमपी में और छत्तीसगढ़ में लगभग हो के ही गुजरती है, तो वो एरिया एमपी में या छत्तीसगढ़ में भी आ जा सकता है, ठीक है। और इसको तो फिर आगे लिख लेते हैं। वहाँ से भी गुजरती है, उड़ीसा से भी गुजरती है, उड़ीसा से भी गुजरती है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा भारतीय मानक समय रेखा, कर्क रेखा हो गया। अब लिख लेते हैं कि लास्ट बिंदु कौन सा होता है, मतलब एकदम आखिरी वाला। तो भारत का आखिरी बिंदु कौन सा है? उसके उत्तर में उत्तरी आखिरी बिंदु जो है वो लद्दाख में स्थित है और उसका नाम है इंदिरा कोल इसको बोलते हैं। ये एकदम आखिरी बिंदु है और लद्दाख में स्थित है। उसके बाद पूर्वी बिंदु की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पूर्वी बिंदु का नाम है जो पूर्व में स्थित होता है किबिथू, इसको बोलते हैं किबिथू, एकदम पूर्वी बिंदु है। आगे है, अब हम इसके दक्षिणतम बिंदु पे आ जाते हैं। तो देखिए इसमें दक्षिणतम बिंदु में 2 बात आएंगी। एक तो स्थल मतलब भूभाग पे अगर बात आएगा कि भूभाग पे जो है दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, अगर मुख्य भूमि पे पूछेगा तो केप कमोरिन हो जाएगा। तो इसका मुख्य बिंदु इसका मुख्य बिंदु हो जाएगा केप कमोरिन। लेकिन अगर यही जल में पूछे, मतलब एकदम ये न दे मुख्य बिंदु इसमें नहीं उसमें नहीं, तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इसी इंदिरा पॉइंट को जो है पिग्मेलियन पॉइंट भी बोला जाता था पहले। ये हो गया हमारा। अब बचा है पश्चिमी बिंदु जो है ये कहाँ स्थित होता है? ये गुजरात में एकदम स्थित है और इसको गौर माता बोलते हैं। इस आखिरी बिंदु को गौर माता बिंदु हो गया। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। अभी जैसे कि भारत जो है स्थलीय सीमा लिख लेते हैं इस चीज़ को। भारत स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा कौन से देश के साथ साझा करती है? सबसे ज़्यादा कौन से देश के साथ साझा करती है? कौन देश के साथ है? तो कौन देश है? तो बांग्लादेश है, बांग्लादेश। और सबसे कम सीमा किसके साथ साझा करती है? तो ये अफगानिस्तान है, ठीक। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। यदि कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा। आप हमको जो है इस चीज़ पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।